नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति मतलब पॉलिटी के एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। वो है हमारे अपने संविधान का निर्माण, उसका बनना। ये टॉपिक एसएससी और दूसरी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो खास तौर पे जरूरी है। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है और आज हम इसी कहानी को, इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये संविधान सभा मतलब एक असेंबली बनाने का आइडिया आया कहाँ से। बात शुरू होती है 1934 से, है ना, जब एम.एन. रॉय ने पहली बार ये विचार रखा। हाँ बिल्कुल, एम.एन. रॉय ने ये विचार दिया और फिर देखिए 1935 में कांग्रेस ने इसे बाकायदा अपनी मांग बना लिया। अच्छा। फिर थोड़ा वक्त लगा, पर 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें ब्रिटिश सरकार ने भी इसे कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से मान लिया। हाँ। और फिर आखिरकार 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके तहत ये संविधान सभा असल में बनी। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी। इसमें सदस्य कितने थे, कहाँ से थे? हाँ, तो योजना के हिसाब से कुल 389 सीटें तय हुई थी। 389 काफी ज्यादा। जी, इसमें से 296 तो थी ब्रिटिश भारत से, मतलब वो इलाके जो सीधे अंग्रेजों के राज में थे, और 93 सीटें थी देसी रियासतों के लिए। अच्छा, रियासतों से भी? हाँ, और ये सीटें आबादी के अनुपात में बांटी गई थी। चुनाव सीधे जनता ने नहीं किया था, ये याद रखना जरूरी है। हाँ, ये इनडायरेक्ट था। बिल्कुल, प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने चुना था, वो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, ताकि सबको मौका मिले। हाँ, छोटे समूहों को भी। लेकिन फिर मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, वो शामिल नहीं हुए। हाँ, वो अलग हो गए थे। तो सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। एक और दिलचस्प बात, महात्मा गांधी इस सभा के सदस्य नहीं थे। अरे हाँ, ये बात तो है, वो सदस्य नहीं थे। उनका प्रभाव बेशक बहुत था, पर वो सदस्य नहीं थे। अच्छा, तो सभा बन गई, अब काम कैसे शुरू हुआ? पहली बैठक वगैरह? तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो करते हुए। अच्छा, सबसे वरिष्ठ होने के नाते। पर वो अस्थायी थे। हाँ। बस पहली बैठक के लिए। फिर 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और उपाध्यक्ष भी तो थे? जी हाँ, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। फिर नेहरू जी का वो उद्देश्य प्रस्ताव आया 13 दिसंबर को शायद। बिल्कुल सही, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना? बहुत ज्यादा। असल में यही वो दस्तावेज था जिसने संविधान की दिशा तय की, उसके मूल सिद्धांत, उसका दर्शन तय किया। मतलब एक तरह से गाइडलाइन। हाँ, एक तरह से संविधान की आत्मा। और इसे फिर सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपना लिया। और यही बाद में प्रस्तावना बना। जी, यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल बना। लेकिन देखिए, सभा ने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया। अच्छा, और क्या काम किए? मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता की पुष्टि की। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया। तिरंगा, हाँ। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे। बिल्कुल, वो संविधान सभा की आखिरी बैठक भी थी एक तरह से। तो इस पूरे काम में, संविधान बनाने में कितना वक्त लग गया? इसमें लगे पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। बाप रे, काफी लंबा समय। हाँ, ये कोई आसान काम नहीं था। कुल 11 बैठकें हुई, जिनमें संविधान के हर छोटे बड़े पहलू पर खूब बहस हुई, चर्चा हुई। और खर्चा, उसका भी कुछ अंदाजा है? हाँ, उस जमाने के हिसाब से करीब 64 लाख रुपए का खर्चा आया था इस पूरे काम पर। 64 लाख? अच्छा, इतना बड़ा काम था तो जाहिर है समितियां बनी होंगी अलग अलग काम के लिए। बिल्कुल, कई समितियां बनी थी। सबसे मशहूर तो खैर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी है। हाँ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 को। इसका काम था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। इसमें अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। 7 सदस्य? हाँ, लेकिन ये अकेली समिति नहीं थी, और भी बहुत महत्वपूर्ण समितियां थीं। जैसे संघ की शक्तियों पर नेहरू जी की अध्यक्षता में समिति थी। ठीक। प्रांतीय संविधान पर सरदार पटेल की अध्यक्षता में थी। कामकाज के नियम वगैरह देखने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भी समिति थी। मतलब काम बटा हुआ था। हाँ बिल्कुल, सबने मिलकर अलग अलग हिस्सों पर काम किया। फिर प्रारूप समिति ने उन सबको मिलाकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। तो इतनी सारी मेहनत, बहस, समितियों के काम के बाद संविधान तैयार हुआ। इसे अपनाया कब गया?
संविधान को अपनाया गया मतलब पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर। हाँ, और इसी दिन को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, पहले ये कानून दिवस होता था हाँ शायद। जी, पहले से विधि दिवस या कानून दिवस कहते थे, अब संविधान दिवस। इस दिन नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद जैसे कुछ जरूरी प्रावधान तो तुरंत लागू हो गए थे। अच्छा, कुछ हिस्से उसी दिन से। हाँ, कुछ हिस्से। लेकिन पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जिसे हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के हाँ। तौर पर मनाते हैं। बिल्कुल। और ये 26 जनवरी की तारीख चुनने के पीछे भी तो कोई खास वजह थी, है ना? हाँ, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। हाँ, रावी नदी के तट पर। जी, और तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद में उसे महत्व देने के लिए संविधान को पूरी तरह लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 चुनी गई। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, कुछ और लोग भी थे जिनका जिक्र आता है अक्सर, जैसे कोई सलाहकार थे या जिन्होंने लिखा था। हाँ, कई महत्वपूर्ण लोग पर्दे के पीछे भी काम कर रहे थे। सर BN राव थे, वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उनका बहुत बड़ा योगदान था ड्राफ्ट बनाने में। सलाहकार। जी। फिर SN मुखर्जी थे, वो मुख्य प्रारूपकार थे, मतलब चीफ ड्राफ्ट्समैन। संविधान की जटिल कानूनी भाषा को गढ़ने में उनका बड़ा रोल था। अच्छा, ड्राफ्ट्समैन। और जो संविधान की मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी, उसे हाथ से लिखा गया था। हाथ से? किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। उन्होंने इसे बहुत ही सुंदर इटैलिक लिखावट में लिखा। वाह, पूरी किताब हाथ से लिखी। जी हाँ, और सिर्फ लिखा ही नहीं गया, उसे सजाया भी गया। सजाया भी गया? हाँ। कैसे? शांति निकेतन के कलाकारों ने, जिनमें नंदलाल बोस और बेहोर राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे, उन्होंने संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने को भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया है। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, एक कला का नमूना भी है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक कलाकृति है। वाकई, ये पूरी प्रक्रिया सोचना ही कितना अद्भुत लगता है। यकीना। और ये सोचना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे इतने अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग विचारों वाले लोग, कई बार तो एकदम विपरीत राय रखने वाले लोग एक साथ बैठे। हाँ। उन्होंने बहस की, असहमति जताई और फिर भी मिलकर एक ऐसे दस्तावेज पर सहमत हुए जो आज भी हमारे देश की नींव है, हमारा मार्गदर्शन करता है। सही बात है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह रह जाती है कि उस सभा ने, जिसके सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने थे, फिर भी जिसमें इतनी विविधता थी, उसने कैसे इतने जटिल दस्तावेज पर आम सहमति बनाई। उनकी बहस करने का तरीका, असहमति को संभालने का तरीका और फिर मिलकर रास्ता निकालने की जो प्रक्रिया थी, उससे आज के समय में क्या सीखा जा सकता है?